हैं सीटेट जुलाई की, जहाँ पे आज हम करेंगे एनसीईआरटी। तो जैसे कि हमने पहले भी बात की थी कि अगर आपको सामाजिक अध्ययन में अच्छे मार्क्स लाने हैं, यानी भाई 60 नंबर का होता है आपका सामाजिक अध्ययन, और उसमें अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा एनसीईआरटी, जो बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे बच्चों को ये नहीं पता है कि सोशल जो स्टडीज़ आता है इसमें आपका एनसीईआरटी से क्वेश्चन आता है। हम बहुत सारे प्रैक्टिस करते रहते हैं, इधर उधर के क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं, लेकिन हमारा हो नहीं पाता है। जैसे कि मैंने अभी तक एनालाइज किया है कि पेपर फर्स्ट में तो कई सारे बच्चे क्वालिफाई हो जाते हैं, लेकिन जो पेपर सेकेंड है वहाँ बहुत सारे बच्चों को दिक्कत होती है, और ये जो सामाजिक अध्ययन है यही फेल होने का सबसे बड़ा कारण है। तो इस कारण का निवारण करते हैं आज। और पहली बात तो पूरा आज पहले पाठ्यक्रम देखते हैं क्या क्या हम इस दौरान पढ़ने वाले हैं। तो शुरुआत हम पाठ्यक्रम से करते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके हम सारे चैप्टर कंप्लीट करेंगे और चैप्टर के साथ साथ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो ये सारा सेशन लगातार चलता रहेगा जब तक आपके सीटेट के एग्जाम नहीं हो जाते हैं। उससे पहले हम ये सारी चीज़ें कंप्लीट कर देंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे साथ साथ में। तो जुड़ जाइए हमारे साथ, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए हम आपके साथ हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के थोड़ा सा पाठ्यक्रम की क्या क्या है। तो जैसे मान लो हम इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं, कब कहाँ और कैसे, शुरुआती समाज, पहले किसान चरवाहा। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं। इसकी जो पीडीएफ है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे सेंड कर दूंगी, एक बार इसको ज़रूर देखिएगा। और हम क्रम से ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है। जैसे आप देखो ये पेपर कैसे पेपर आता है, ठीक है। तो मान लो ये जो आपका बाल विकास है एवं शिक्षण अधिगम है, ये आपके पेपर फर्स्ट में भी आता है, पेपर सेकंड में भी आता है। तो आप एक बार पढ़ लेंगे तो आपको हर जगह आपको हेल्प करने वाला है। 30 क्वेश्चन आते हैं, 30 नंबर के होते हैं। भाषा फर्स्ट, भाषा सेकंड वो आपका चुनना रहता है। और यहाँ देखो गणित एवं विज्ञान, या फिर आप गणित करोगे, गणित विज्ञान करोगे, या फिर सामाजिक विज्ञान। जो लोग सामाजिक विज्ञान करेंगे वो गणित एवं विज्ञान नहीं करेंगे, और जो गणित विज्ञान करेंगे वो सामाजिक विज्ञान नहीं करेंगे। तो ये कितने मार्क्स का होता है? 60 प्रश्न होते हैं और 60 मार्क्स के होते हैं। टोटल जो आपका पेपर आता है वो 150 क्वेश्चन होते हैं, 150 मार्क्स के। तो इस तरीके का जो होता है वो आपका प्रश्न होता है। आप पहले भी अगर दे चुके होंगे तो आपको मालूम होगा, नहीं भी दिया है, फर्स्ट टाइम है आपका, तो आपको पता चल गया कि कितने क्वेश्चन आते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आपका सामाजिक विज्ञान, ठीक है। तो केवल हम आज सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे और धीरे धीरे ये क्रम लगातार बढ़ता रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर नंबर फर्स्ट से। ये आपको बुक का इसलिए दिखा रही हूँ मैं, क्योंकि हम लोग डायरेक्ट अगर बुक का पढ़ेंगे आपको भी लगेगा कि चलिए हमने एनसीईआरटी पढ़ी है। अदरवाइज मैं यहाँ वैसे टाइपिंग के फॉर्म में लेके आऊंगी तो आपको यकीन ही नहीं होगा कि एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले ये ध्यान दीजिएगा, जो हम आज पढ़ेंगे उसमें ये मत समझिएगा कि क्या क्वेश्चन अभी मिलने वाला है। पहली बात तो हम इसको लाइन टू लाइन डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि यहाँ से आपको स्टेटमेंट वाइज चीज़ें, सोशल जो साइंस का पेपर आता है उसमें प्रश्न स्टेटमेंट वाइज पूछे जाते हैं। तो आपको इसकी एक एक लाइन ध्यान से सुनना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। जैसे मान लो कि यहाँ पे दिया है कि यूनानियों ने भारत को इंडिया कहा। किसने कहा? यूनानियों ने। याद रखिएगा, भारत को इंडिया किसने कहा? यूनानियों ने कहा। अरब और ईरानियों ने क्या कहा? हिंदुस्तान कहा। क्या कहा? हिंदुस्तान का। क्योंकि हमारे जो भारत देश है उसके अनेक नाम है, कई नामों से हमारा भारत देश जाना जाता है। तो यूनानियों ने भारत देश को इंडिया कहा। वहीं अगर हम बात कर रहे हैं अरब और ईरानियों की, तो उन्होंने इसको हिंदुस्तान कहा। अब बात करते हैं, मत्स्य पुराण में भारत के 9 भाग बताए गए हैं। अब ये क्वेश्चन आ सकता है कि मत्स्य पुराण में भारत के 9 भाग कौन कौन से हैं, उनके नाम बताइए। तो आपको पहली बात तो नाम मालूम होना चाहिए। क्या है आपका? इंद्रदीप, कसेरू, ताम्रपर्णी, त्रयास्तिमा, नागद्वीप, सोम, गंधर्व, वारुस तथा सागर। तो ये जो 9 भाग है, ये मत्स्य पुराण में भारत के ये 9 भाग बताए गए हैं। इन 9 भागों को जरूर से ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। ये मत समझिएगा कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, ऐसे क्वेश्चन बहुत देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये जो चीजें थी ये तो इम्पोर्टेंट ही थी। अगर हम थोड़ा सा देखें तो इतिहास क्या है, हम मानते हैं इतिहास मतलब अतीत में जो घटनाएं घटित हुई हैं वही हमारा इतिहास होता है।
लेकिन अगर हम महाभारत के अनुसार बात करें इतिहास की परिभाषा की, तो महाभारत में कहा गया है उससे भारतीयों की क्या है, इतिहास विषयक संकल्पना पर पर्याप्त प्रकाश डाला है। और इस ग्रंथ के अनुसार ऐसी प्राचीन रुचिकर कथा जिससे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की शिक्षा मिल सके, वही क्या कहलाती है, वही इतिहास कहलाती है। किसकी शिक्षा मिल सके, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की, इसकी अगर शिक्षा मिल सके तो वही क्या कहलाती है, वही इतिहास कहलाती है। ये किसके अनुसार है, महाभारत के अनुसार है, याद रखेगा। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये चीजें भी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ मैं आपको केवल इंपॉर्टेंट चीजें बता रही हूँ जहां से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जो आपका इतिहास है यानी जो आपका भारतीय इतिहास है, लिखित साक्ष्यों के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। वो भाग कौन कौन से हैं, ध्यान से देखते हैं। एक तो है आपका प्रगतिहासिक, क्या है, प्रगतिहासिक यानी मानव इतिहास का वह कालखंड जिसके कोई लिखित साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं, यानी ये वो समय है जब हमको किसी भी प्रकार की लिखित जानकारी नहीं मिली है, यानी कोई भी चीज हमें लिखी हुई माध्यम से नहीं मिली है, तो उस काल को कहा जाता है आपका प्रागैतिहासिक काल। अगर हम बात करते हैं तो जैसे आपका होता है पाषाण काल, पाषाण काल मतलब पत्थर का काल, जब हम पत्थरों का इस्तेमाल करते थे अपनी चीजें करने के लिए। नेक्स्ट आपका आता है आद्र ऐतिहासिक काल, क्या है, आद्र ऐतिहासिक काल यानी वह समय जब लिखित साक्ष्य तो थे लेकिन उन्हें पढ़ा नहीं जा सका, यानी हमारे पास लिखित रूप में चीजें उपलब्ध थी, सामग्री उपलब्ध थी, लेकिन हम उन्हें पढ़ने में सामर्थ्य नहीं थे, क्योंकि देखो लैंग्वेज डिफरेंट होती है, क्या लिख रहे हैं उनको समझने में थोड़ा सा दिक्कत होती है। तो यहाँ पे हमें लिखित रूप में चीजें मिली हैं लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं, तो ये कौन सा काल है, आद्र ऐतिहासिक काल है। और इसके अंतर्गत जैसे सिंधु घाटी सभ्यता, कौन सी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता। नेक्स्ट बात करते हैं तो इतिहास, इतिहास मतलब ऐसा समय जब हमें लिखित जानकारी भी मिली है और हम उसे पढ़ भी पा रहे हैं, यानी पढ़ने में भी सक्षम है, तो वो काल क्या है, आपका इतिहास कहलाता है। जैसे मान लो वैदिक सभ्यता तथा उसके बाद से आगे तक, तो ये जो चीजें हैं हमने पढ़ा प्रागैतिहासिक काल यानी ऐसा समय जब हमें लिखित रूप में कोई भी सामग्री नहीं मिली। फिर उसके बाद हमने बात की आद्र ऐतिहासिक काल कि लिखित रूप में तो मिला लेकिन हम उसे पढ़ नहीं पाए। और फिर आता है आपका इतिहास, यानी हमें लिखित रूप में भी मिला और हम उसे पढ़ भी पाए। तो ये जो चीजें होती है ये क्या होती हैं, ये इतिहास के 3 भाग है। ठीक है, अगर हम यहाँ बात करें तो एक चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि इतिहासकार वैदिक सभ्यता को आद्र इतिहास में वर्गीकृत करते हैं। किस सभ्यता को, वैदिक सभ्यता को किस इतिहास में वर्गीकृत करते हैं, आद्र ऐतिहासिक काल, जिसमें मैंने बात की कि लिखित साक्ष्य तो मिला है लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, वो है आपका आद्र ऐतिहासिक काल। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, किंतु इस काल के साक्ष्य के वैदिक साहित्य के साथ ही 1400 ईसा पूर्व का कोई अभिलेख यानी ऐसा मानर प्राप्त होता है जिसमें इंद्र, वरुण, मृत्यु तथा नासत आदि वैदिक देवताओं का उल्लेख किया गया है। अब याद रखिएगा किन देवताओं का उल्लेख किया गया है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे याद रखिए इंद्र, वरुण, मित्र तथा नासत्र, ये वैदिक देवताओं का उल्लेख मिला है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो जो मैं लाइन आपको बता रही हूँ इसको हल्के में मत लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको देखने को जरूर मिलेगा। अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है तो आपको जरूर पता होगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इसी वजह से हम लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ बात करें भारतीय इतिहास का अध्ययन करने के लिए प्राप्त सूत्रों को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो है आपका पुरातात्विक स्रोत, दूसरा है आपका साहित्यिक स्रोत और तीसरा है आपका विदेशी यात्रियों के विवरण। तो ये 3 चीजें हैं, 3 चीजों के बारे में थोड़ा सा हम डिटेल में बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे पुरातात्विक स्रोत की, किसकी बात कर रहे हैं, पुरातात्विक स्रोत की, तो यहाँ सबसे पहले बात कर ले अभिलेख के बारे में। ठीक है, अभिलेख से क्वेश्चन आते हैं। तो अगर बात करें सर्वाधिक महत्वपूर्ण साक्ष्य माने जाते हैं अभिलेख, और सम्राट अशोक के अभिलेख सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख माने जाते हैं। तो जो सम्राट अशोक है जिसे हम महान अशोक भी कहते हैं, इनके जो अभिलेख है वो सबसे प्राचीन अभिलेख माने जाते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो अशोक के अभिलेख हैं
ठीक है। तो ज्यादातर अभिलेख किस लैंग्वेज में है? वो ब्राह्मी लिपि में है। किस लिपि में है? ब्राह्मी लिपि में। अगर हम बात करें पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान से जो अभिलेख प्राप्त हैं वो है अरमाइक एवं यूनानी लिपि में। तो याद रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जो सम्राट अशोक है उसके ज्यादातर अभिलेख किस लिपि में है, तो आपको बताना पड़ेगा ब्राह्मी लिपि में। तो स्टेटमेंट वाइज दे दिया जाएगा, तो ये पता होना चाहिए। और पाकिस्तान तथा अफगानिस्तान से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो किस लैंग्वेज में है, मतलब किस लिपि में है? अरमाइक एवं यूनानी लिपि में। हम कौन सी लिपि पढ़ते हैं? देवनागरी लिपि। ठीक है। अब यहाँ से आपका और भी इम्पोर्टेंट सेशन शुरू हुआ। तो इन अभिलेखों को 1837 में सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप को पढ़ने में सफलता मिली है। तो सबसे पहले किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट बात करें तो मास्की गुर्जरा तथा पान गुड्डिया के अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख है। तो आपसे पूछा जाएगा कि अशोक के नाम का उल्लेख किस किस अभिलेख में है? तो मास्की गुर्जरा तथा पान गुड्डिया। और अगर हम बात करें अभिलेखों में अशोक को क्या कहा गया? प्रियदर्शी तथा देवताओं का प्रिय कहा गया। क्या कहा गया? देवताओं का प्रिय, यानी प्रियदर्शी और देवताओं का प्रिय कहा गया। मैं ये बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपका इस पे ध्यान जाए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन देखने को हमें मिलते हैं। नेक्स्ट बात करें तो अशोक के सभी अभिलेखों का विषय प्रशासनिक है, परंतु रुम्मनदेही अभिलेख का विषय आर्थिक रूप से है। तो यहाँ अगर हम बात करें रुम्मनदेही के बारे में थोड़ा सा और हम डिटेल में बात करेंगे, तब चीजें और हमारे पास साथ क्लियर होंगी। थोड़ा सा यहाँ पे देख लेते हैं महत्वपूर्ण अभिलेख, ठीक है, किस शासक द्वारा हुआ है। तो यहाँ अगर हम बात करें सबसे पहले देखो हाथी गुम्फा अभिलेख, ठीक है, खारवेल वंश के कलिंग नरेश, चूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का, नास्तिक अभिलेख किससे संबंधित है? आपका गौतमी बलश्री, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त गुप्त वंश के, एहोल अभिलेख चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय, मंदसौर अभिलेख यशोवर्मन मालवा, ग्वालियर अभिलेख की अगर हम बात करें तो प्रतिहार भोज, भीतरी एवं चूनागढ़ अभिलेख की बात करें तो स्कंदगुप्त, और देवपाड़ा अभिलेख की बात करें तो विजय सेन, सेन वंश के हैं। तो यहाँ अभिलेखों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसकी भी अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है। तो अभिलेख से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और ऐसे ही पूछे जाते हैं। बात करें तो प्रशस्ति अभिलेखों में प्रसिद्ध है रुद्रदामन का गिरनार अभिलेख, खारवेल का हाथी गुफा अभिलेख और समुद्रगुप्त का प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। वहीं पे अगर हम बात करें तो सातवाहन राजा पुलवामी का नासिक गुफा अभिलेख आदि, है ना। तो ये ज्यादातर फेमस है जिस अभिलेख की मैं बात कर रही हूँ। तो गुप्त शासकों का इतिहास अधिकतर उनके अभिलेखों पर आधार पर लिखा गया था। तो यहाँ अगर बात करें तो यमन राजदूत हेलियोडोरस का बेस नगर से प्राप्त गरुण स्तंभ अभिलेख से द्वितीय सदी में पूर्व के मध्य भारत में भागवत धर्म, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, भागवत धर्म के मौजूद होने का प्रमाण मिलता है। तो याद रखिएगा, अगर पूछ लिया जाए कि भागवत धर्म के मौजूद होने का प्रमाण कहाँ से मिलता है, तो अगर बात करें तो ये हेलियोडोरस का बेस नगर से प्राप्त गरुड़ स्तंभ अभिलेख से द्वितीय सदी के पूर्व के मध्य भारत में भागवत धर्म के मौजूद होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है। फिर अगर हम बात करें सती प्रथा के बारे में हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, तो ये आपको मिलती है एरण अभिलेख से। तो मध्य प्रदेश के एरण से प्राप्त अभिलेख से गुप्त काल में जो सती प्रथा, यानी जैसे पति की हत्या, मतलब पति की मृत्यु हो जाए किसी कारणवश या जैसे भी है, तो उसके साथ पत्नी को भी चिता में साथ में जलना पड़ता था। तो ये बहुत गलत, एक तरीके से ये जो चीजें हैं बहुत बाद में समाप्त हुई, है ना। तो यहाँ अगर हम बात करें तो ये जो सती प्रथा है, तो इस सती प्रथा का जो उल्लेख है वो हमें कहाँ से मिलता है? एरंड से प्राप्त अभिलेख से मिलता है। ठीक है। बात करें यहाँ पे तो गुप्त कालीन उदयगिरी स्थित वराह की मूर्ति पर हूण शासक तोरमाड़ का लेख अंकित है। ठीक है। सर्वप्रथम भारतवर्ष का उल्लेख कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुफा अभिलेख से प्राप्त होता है। तो अगर हम बात करें सबसे पहले भारतवर्ष का उल्लेख हमें किस अभिलेख से प्राप्त होता है, तो वो अभिलेख है आपका हाथी गुफा अभिलेख, जो कलिंग नरेश खारवेल का है।
तो यहाँ से देखो कितने आपने अभी तक, अभी सोचो कि आपने अभी पूरा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट भी नहीं किया है, लेकिन आपको इतने सारे क्वेश्चन एक ही चैप्टर के अंतर्गत मिल गए होंगे। तो आप समझते हैं कि केवल ये सामाजिक अध्ययन के लिए नहीं, अगर आप किसी कंपटीशन की भी तैयारी करते हैं वहां पे भी एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लिया है तो आप एग्जाम क्वालिफाई करने से आपको कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि देखो हम बातें बहुत करते हैं कि हम पढ़ेंगे, हम पढ़ लेंगे, हम क्वेश्चन आंसर लगा लेते हैं, लेकिन अगर आपने बुक्स लेकर अच्छे से स्टडी की है तो आपको वहां से रिलेटेड इतने सारे क्वेश्चन बन जाते हैं कि फिर आपको, अगर आप पीपीएस सॉल्व करते हैं पिछले वर्षों के प्रश्नों को, तो आपको समझ में आता है कि हाँ यहीं से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख कौन सा है? सौगौर अभिलेख। तो जैसे मान लो, इसको ऐसे करके आप अपने नोट्स में बना सकते हो। जैसे मान लो भारतवर्ष का उल्लेख, आपने डैश लगाया, फिर आपने लिख दिया हाथी गुम्फा अभिलेख। तो ऐसे ऐसे करके अगर आप एक शॉर्ट नोट्स बनाओगे तो आपके क्वेश्चंस भी रेडी हो जाएंगे और आपको समझ में भी आएगा, है ना। सर्वप्रथम भारत में होने वाले हूण आक्रमण की जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से प्राप्त होता है। तो जो हूणों का आक्रमण हुआ था उसकी जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? स्कंदगुप्त के भीतरी अभिलेख से। देखो इतिहास में जो चीजें घटित हुई हैं वो हमें पता कैसे चलता है? जो पहले हमें कुछ साक्ष्य मिले हैं, कुछ चीजें मिली हैं, उन्हीं से हम अनुमान लगाते हैं। जो पुरातत्ववेत्ता होते हैं वो अनुमान लगाते हैं कि ये चीजें हुई होंगी, वहां के लोग ऐसे रहते होंगे, वहां की चीजें ऐसी होती होंगी। तो ये सारी चीजें हमें वैसे माध्यम से मिली। जैसे मान लो आज हम हैं, आज हम कुछ बुक्स लेके लिख के जा रहे हैं, कुछ चीजें बनी हैं, अगर ये चीजें हट जाती हैं फिर आने वाली जो पीढ़ी है वो देखेगी तो इन चीजों को पढ़ के ही समझेगी कि हाँ इस समय में क्या हो रहा था। तो ये जो चीजें हैं ये 100% तो ट्रू नहीं होती हैं, क्योंकि जो समझने वाला व्यक्ति है वो पहले जो चीजें घटित हुई हैं उनको समझने में सक्षम है, नहीं सक्षम है, समझ पा रहे हैं, किस तरीके से ले रहे हैं, वो अलग है। तो इसलिए सामाजिक जो अध्ययन होता है उसको हम, जो सामाजिक विज्ञान है या अगर हम स्पेशली हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो अगर हिस्ट्री की बात करें तो उसको 100% ट्रू नहीं माना जा सकता। ठीक है, फिलहाल बात करते हैं नेक्स्ट स्टेटमेंट की क्या है। तो देखो जो सती प्रथा, जो हमने बात की कि हमें एरण अभिलेख से सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, तो सती प्रथा का जो पहला साक्ष्य 510 ईसा के एरण अभिलेख यानी सेनापति भानुगुप्त की पत्नी से प्राप्त होता है। रेशम बुनकर की श्रेणी की जानकारी कहाँ से हमें मिलती है, किस अभिलेख से? तो मंदसौर अभिलेख से हमें रेशम बुनकर की श्रेणियों की जानकारी मिलती है। अब बात करते हैं विदेशी अभिलेख की। कौन सा अभिलेख? विदेशी अभिलेख। एक सेकेंड भाई, यहाँ तक तो आ ही नहीं पाएगा, जाने दो। ये कौन सा अभिलेख है आपका? विदेशी अभिलेख। तो यहाँ अगर देखें तो विदेशी अभिलेख में सबसे पुराना जो अभिलेख है 1400 ईसा पूर्व का है, तथा एशिया माइनर में कौन सा है? बोगज कोई। कहाँ से प्राप्त हुआ है? बोगज कोई। इसमें अगर हम बात करें वरुण, मित्र, इंद्र तथा नासत्य देवताओं का नाम उल्लेखित है। किसमें? बोगज कोई में। याद रखिएगा इसमें किन देवताओं का नाम उल्लेखित है? वरुण है, मित्र है, इंद्र है और नासत्य है। इन देवताओं का नाम उल्लेखित है, ये मैंने अभी पहले भी आपको बताया है। ठीक है, पर्सी पोलिस तथा बेहिस्तून अभिलेख से ज्ञात हुआ है कि ईरानी सम्राट द्वारा प्रथम ने 516 ईस्वी में सिंधु घाटी के क्षेत्र पर क्या कर लिया था? अधिकार कर लिया था। अगर हम बात करें तो मिस्र में, ठीक है, मिस्र में तेलुअल अम्लों ने मिट्टी की तख्तियां मिली हैं जिन पर बेबीलोनिया के कुछ शासकों के नाम भी होते। तो यहाँ अगर हम बात करें तो तेलुअल अमनों में एक मिट्टी की तख्तियां मिली हैं जहाँ पे बेबीलोनों के जो कुछ शासक हैं उनके नाम उल्लेखित हैं, जो ईरानी और भारत के 8 शासकों के नाम जैसे प्रतीत होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं मूर्तिकला की। ठीक है, किसकी बात करेंगे? मूर्तिकला की। तो अगर हम मूर्ति कला में बात करें तो मौर्य काल में बहुत सारी जो मूर्तियां हैं, जैसे मान लो ग्वालियर की एक आपका, जैसे मान लो एक चीज समझिएगा कि जैसे मान लो ग्वालियर की है मणिभद्र, ठीक है, धौली का हाथी, परखम का यक्ष तथा दीदारगंज की यक्षिणी, इन सब की जो कलात्मक पुरातात्विक साक्ष्य हैं ये ज्यादा फेमस है, ज्यादा प्रसिद्ध हैं। तो वहीं अगर हम बात करें गंधार कला, मथुरा कला, तो कनिष्क की जो सिर विहीन मूर्ति है, यानी उसमें सिर विहीन मतलब जो मूर्ति है उसमें सिर नहीं है, है ना,
तो ये तत्कालीन वस्त्र निर्माण की जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है, अगर हम यहीं मुद्राओं की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं हम? मुद्राओं की। अगर हम यहीं पे मुद्राओं की बात करें तो 206 से 300 ईसा के तक भारतीय इतिहास का जो ज्ञान है वो मुख्यतः किस पर आधारित था? मुद्राओं पर। तो प्राचीन भारत में आपका सोना, चांदी, तांबा, सीसा और पोटीन के बने सिक्के प्रचलित थे। तो याद रखिएगा, प्राचीन काल में सोना, चांदी, तांबा, सीसा और पोटीन के जो बने सिक्के हैं वो ज्यादा प्रचलित थे। वहीं अगर हम बात करें तो भारत में सिक्कों की प्राचीनता का स्तर 8वीं सदी ईसा पूर्व तक है, परंतु नियमित सिक्के 6ठी ईसा पूर्व से प्रचलन में आए। तो देखो यहाँ पे स्टेटमेंट वाइज पढ़ने में आपको लग रहा होगा कि इसके बीच में अगर हमें क्वेश्चन मिल जाए तो और ज्यादा बेहतर होगा, लेकिन याद रखिएगा अगर आपने मेरे साथ साथ एनसीईआरटी कंप्लीट कर ली तो यकीन मानिएगा इस बार जो आप सामाजिक अध्ययन का पेपर देंगे वो आपको बहुत अच्छा जाएगा, बहुत बेहतर जाएगा। देखो यहाँ पे अगर आप केवल सामाजिक अध्ययन में ध्यान देते हो एंड आपका जानते हो सीडीपी आपका फर्स्ट पेपर में भी वर्क करता है, हिंदी वगैरह आपको वैसे भी आ जाता है, तो वहां नंबर गेन करने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप सोचें कि भाई 30 में से 30 हम सीडीपी में ले आए, लैंग्वेज में भी हम पूरे के पूरे मार्क्स ले आए, तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपको सामाजिक अध्ययन में मेहनत करनी होगी। हम उम्मीद कर रहे हैं कि अगर आप 60 में 50 नंबर या 55 नंबर तक भी कर पाते हैं, 50 तक भी कर पाते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी बड़ी है, कुछ टाइम के बाद अगर हम बार बार रिवाइज नहीं करते तो माइंड से स्किप भी कर जाता है। लेकिन अगर आप इतना भी कर देंगे तो आपको क्वालिफाई करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि देखो इतनी अच्छी अच्छी वैकेंसियां आ रही हैं, केवीएस की है, DSSB की है एंड आगे जाके और भी वैकेंसियां हैं जहां सीटेट क्वालिफाई मांगा जाता है। और अगर हम बात करें तो अब तो प्राइवेट में भी आप बिना सीटेट क्वालिफाई किए बिना नहीं जा सकते। तो ये जब इतना सारा चीज़ है और इम्पोर्टेंस बढ़ गई है सीटेट की और ज़्यादा, तो आपको और ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, राइट। तो मेरे साथ साथ जुड़ जाइए, मैं आपकी पूरी मदद करूंगी इस चीज़ में। तो प्राचीन सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है, याद रखिएगा प्राचीन सिक्कों को कौन सा सिक्का कहा जाता है? आहत सिक्के कहा जाता है, और इससे प्रश्न आ चुका है। ठीक है, इससे प्रश्न आ चुका है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ अगर हम बात करें साहित्य में इन्हें कशार्पण कहा गया। क्या कहा गया है? कशार्पण कहा गया। किसमें कहा गया है इसमें? याद रखिएगा हमने किस में बात की? साहित्य में। किसमें? साहित्य में। यहाँ लिख देती हूँ अगर आपको स्पष्ट नहीं दिख रहा। साहित्य में इन्हें कशार्पण कहा गया है, और ये अधिकांश चांदी के हैं जिन पर ठप्पा लगाकर विविध आकृतियां क्या की गई हैं? उकेरी गई हैं। तो हिंदी बैक्टीरियाई शासकों ने सबसे पहले सिक्कों पर लेख अंकित करवाया। क्या करवाया? लेख अंकित करवाया। और लेखों से संबंधित राजा के विषय में सूचना भी हमें इससे मिलती है, यानी राजा के विषय में, शासक के विषय में हमें जानकारी भी इससे मिलती है। तो सबसे पहले तांबे, चांदी व सोने के सिक्के मौर्योत्तर युग के हैं। स्टार्टिंग में अगर हम बात करें सबसे अधिक, अगर हमें बात करें तांबे, चांदी और सोने के सिक्के किस काल में मिले हैं? जो आपका मौर्योत्तर युग है वो मिला है। अगर हम बात करें मुद्राओं की सहायता से काल के धार्मिक विश्वास, कला, शासन पद्धति और विजय अभियान के बारे में थोड़ा बहुत हमें जानकारी प्राप्त हुई है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पे कनिष्क के बारे में, तो जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था कनिष्क के समय में हुआ था, तो कनिष्क की मुद्राओं से उनके बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का पता चलता है कि वो क्या है? बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं। और शक पहलव युग की मुद्राओं से उनकी शासन पद्धति के बारे में पता चलता है। तो ये जो चीजें हैं, मुद्राएं वगैरह मिलती हैं तो हमें पता चलता है कि उस समय के लोग कैसे उनकी शासन पद्धति थी, कैसे वो चीजें करते थे। तो ये सारी चीजें उनकी चीजों से ही पता चलती हैं। अगर हम बात करेंगे स्कंदगुप्त की मुद्राओं से, तो उसमें मिश्रित स्वर्ण मिलता है, यानी मिक्स्ड स्वर्ण मिलता है। और अगर हम बात करें यहाँ पे, तो जिससे हमें थोड़ा सा पता चलता है कि अशांति और कमजोर आर्थिक स्थिति का ज्ञान होता है। तो मुद्राओं जैसे आप किसी भी मुद्राओं को देख के पता कर सकते हैं कि उनकी जो शासन पद्धति है, या अगर हम बात करें तो उनका जो जैसे चल रहा है, अगर मान लो देखो थोड़ा सा मुद्राएं पतली मिली तो हो सकता है कि कमजोर आर्थिक स्थिति हो, इस तरीके से थोड़ा अनुमान लगाया जाता है कि ऐसी चीजें हुई होंगी, है ना। अगर हम बात करें यहाँ पे कुषाण काल की स्वर्ण मुद्राएं सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं थी, तो देखो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा आपका कि सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं किस काल में थी? तो कुषाण काल की स्वर्ण मुद्राएं थी, है ना।
और गुप्त काल की सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी हुए। तो ये ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए, तो गुप्त काल की जगह मान लो कोई और काल आप पे ऐड कर दिया गया और आप उस स्टेटमेंट को सही मान गए, तो वहां पे फिर आपसे गलती हो सकती है। तो इस तरीके से आपको स्टेटमेंट वाइज चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है ताकि आपके जो क्वेश्चन है वो गलत ना हो। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगी तो आपका स्मारक एवं भवन से अगर हम बात करें, स्मारक और भवन, ठीक है, तो यहाँ देखो तो तक्षशिला से जो प्राप्त स्मारकों से कुषाण वंश के शासक और गंधार कालीन कला की हमें जानकारी प्राप्त होती है। तो वहीं अगर हम बात करें तो भारतीय इतिहास से संबंधित कुछ विदेशी स्मारक भी प्रकाश में आए हैं, जैसे कंबोडिया के अंकोर वाट का मंदिर। अंकोर वाट का मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। जावा का बोरोबुदुर मंदिर, तो बोरोबुदुर मंदिर कहाँ है? जावा में। नेक्स्ट बात करें भूमदान पत्र की, तो ये प्रायः तांबे की चादरों पर उत्कीर्ण है, ठीक है, और शासकों तथा सामंतों द्वारा दिए गए दान अथवा निर्देश के लेख पत्र हैं। तो दक्षिण भारत के चोल, चालुक्य, राष्ट्रकूट, पांड्य तथा पल्लव वंश का इतिहास लिखने में ये उपयोगी हैं। क्या है? भूमि दान, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो प्रागैतिहासिक पुरातात्विक साक्ष्य हैं। एक तरफ दिया है आपका स्थान और दूसरी तरफ दिया है प्राप्त साक्ष्य। तो देखते हैं कि किस किस स्थान से हमें क्या क्या चीजें प्राप्त हुई हैं, और ये तो इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर मैं बात करूं मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, इसको तो बिल्कुल भी मत छोड़िएगा। चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, है ना, या तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल जो मैंने बनाया है आप सभी के लिए, ताकि इससे संबंधित जो पीडीएफ वगैरह है, क्लासेस वगैरह के नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके। और अगर हम बात करें वहाँ हम क्विजेस भी करते हैं, तो अगर आप टेलीग्राम पे सर्च भी करते हैं अनब्रेकेबल प्रतिभा फॉर सीटेट, तो आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अदरवाइज मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ क्लिक करके भी देख सकते हैं। क्योंकि कभी कभी होता है कि लिंक के माध्यम से नहीं ओपन होता है, तो आप उस लिंक को कॉपी करके पेस्ट कर देंगे तो भी आपका ओपन हो जाएगा। बाकी कोई दिक्कत होगी टेलीग्राम पे विजिट करने में तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, मैं उसका सोल्यूशन जरूर दूंगी। तो अगर हम बात करें यहाँ सबसे पहले मेहरगढ़ की, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं? मेहरगढ़ की। तो मेहरगढ़ में प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। प्रारंभिक कृषि के साक्ष्य हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। बात करें इनाम गांव की, तो इनाम गांव से हमें क्या मिला है? तो इनाम गांव से हमें मातृ देवी की लघु मूर्ति, सांड की मृण मूर्ति, हाथी दांत के मन के प्राप्त हुए हैं। तो इनके जो साक्ष्य हैं वो हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, और ये एक एक लाइन आप समझ लीजिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ऐसा नहीं है कि केवल ये सीटेट में पूछी जाती है, ये हर एग्जाम में पूछी जाती है, तो इसको तो हम इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते। बात करते हैं बागोर और आदमगढ़ की। तो अगर हम बागोर और आदमगढ़ की बात करें तो यहाँ से पशुपालन के प्रथम साक्ष्य मिले हैं, यानी जो पशुपालन हो रहा था ये हमें पता कैसे चला कि सभी लेख अगर किस जगह से? बागोर और आदमगढ़ से। अगर हम बात करें चिरांद से, तो हमें चिरांद से हड्डी के औजार के साक्ष्य मिले हैं। बुर्ज होम से हमें किसके साक्ष्य मिले हैं? गर्त आवास के साक्ष्य मिले हैं। फिर अगर हम बात करें हस्तिनापुर, तो हस्तिनापुर से जंगली गन्ना, ठीक है, चावल, कांच की चूड़ियां कहाँ से मिली हैं? हस्तिनापुर से। जखेड़ा की अगर हम बात करें तो लोहे का हंसिया, कुदाल, ताम्र चूड़ियां। कोल्डी हवा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कोल्डी हवा से चावल के अवशेष मिले हैं। किसके? चावल के अवशेष मिले हैं। बात करते हैं नेवासा से। नेवासा से हमें सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है, और अंतरजी खेड़ा से हमें कपड़े की छपाई के अवशेष मिले हैं। तो ये जो देखो चीजें थी ये काफी इंपॉर्टेंट थी। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये जो चीजें थी ये काफी जरूरी थी, आपको जानना जरूरी था। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे तो देखो आरंभिक सैंधव सभ्यता के साक्ष्य। स्टार्टिंग की जो सैंधव सभ्यता है उसमें साक्ष्य जो है, एक तरफ दिया है आपका स्थान और दूसरी तरफ दिया है पुरातात्विक साक्ष्य। अब देखते हैं इसमें क्या क्या है। अगर हम यहाँ बात कर रहे हैं कोट दीजी तरकाई किला, तो यहाँ से देखो कि नगर के चारों ओर अति विशाल सुरक्षात्मक दीवार के अवशेष, कांसे की चूड़ियां, वशाग्र किलेबंदी के प्रमाण, यानी किलेबंदी थी, फसल काटने के पत्थर के औजार, ठीक है, लीवान नामक क्षेत्र में पत्थर के औजार बनाने का हमें कारखाना
गेहूं, जौ, मूंग, मसूर और मटर के दाने भी हमें प्राप्त हुए हैं कोट दीदी तरकई किला से। ठीक है, याद रखिएगा। रहमान डेयरी से बात करें तो यहाँ अगर हम बात करें तो आयताकार नगर एवं नियोजित ढंग से बने मकान, सड़कें, नालियां, इनके जो अवशेष है वो हमें प्राप्त हुए हैं। कि हमें मतलब जैसे होता है ना कि कोई चीज अगर नगर बने भी हैं तो बहुत नियोजित ढंग से प्लानिंग के हिसाब से बने हैं, वैसे हमें दिख रहा है। सुरक्षात्मक विशाल दीवार दिखी है, मुहरे हैं फिरोजी और नीलम के मनके भी मिले हैं। बात करें अगर हम मेहरगढ़ की तो मेहरगढ़ से मातृ देवी की मूर्ति और लाजवर्ज मणि मिली है। ठीक है, ये जो पुरातात्विक आपके क्या थे, पुरातात्विक साक्ष्य थे। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे तो मुंडी गाक, यहाँ से धूप से सुखाई गई मिट्टी की ईंटें, महल नुमा 2 विशाल भवन, मातृ देवी की मृणमूर्ति और कांसे की मूठदार कुल्हाड़ियां हमें मिली हैं। अमरी की बात करें तो अमरी से हमें पत्थर और मिट्टी के ईंटों के मकान, किले बंद बस्तियां, अन्नागार, कुबड़े बैल के चित्र वाले बर्तन और 12 सिंगा के साक्ष्य भी हमें कहाँ से मिले हैं, अमरी से मिले हैं। बात करें हम दम्ब सादात तो बड़े बड़े ईंटों के घर, पक्की ईंटों की मोहरे, मिश्र बर्तन, तांबे की वस्तुएं हमें कहाँ से मिली हैं, दम्ब सादात में मिली हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो राणा घुदई, चित्रयुक्त बर्तन, कुबड़े बैल और चित्र वाले बर्तन। और अगर हम बात करें यहाँ पे बालाकोट की तो बालाकोट इंपॉर्टेंट है, बालाकोट का याद रखिएगा। तो बालाकोट से विशाल इमारत के अवशेष, कुबड़े बैल, बर्तन पर पीपल के चित्र, तो ये जो चीजें हैं ये जरूरी हैं, तो बालाकोट वाला याद रखिएगा। फिर हम बात करते हैं चित्रकला की। ठीक है, चित्रकला की अगर हम बात करें तो अजंता की जो प्रसिद्ध चित्रकला का पता 1819 ईस्वी में अंग्रेज सैनिक टुकड़ी को चला और यहाँ से मद्रास सेना के मेजर रॉबर्ट गिल को 1844 में चित्रों की नकल का कार्यभार सौंपा गया। तो ये जो चित्रों की नकल करने का जो कार्य सौंपा गया वो किसको सौंपा गया, मद्रास सेना के जो मेजर हैं रॉबर्ट गिल को 1844 में सौंपा गया। बात करें अगर 1915 में तो लेडी हेरिंगम ने अजंता फ्रिस्कोज नामक पुस्तक में अजंता के चित्रों को प्रकाशित किया। तो अजंता के चित्रों को प्रकाशित किस में किया गया है, किस पुस्तक में, तो अजंता फ्रिस्कोज पुस्तक में किया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं साहित्यिक स्रोत की। किसकी, साहित्यिक स्रोत की। तो साहित्यिक स्रोत में सबसे पहले देखते हैं वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य में सबसे पहले देखते हैं जो सबसे पुराना वेद है, सबसे प्राचीन जो वेद है वो है आपका ऋग्वेद। ठीक है, तो ऋग्वेद से संबंधित कई सारे क्वेश्चन आते हैं। आप जानते हैं ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद है और अथर्ववेद है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऋग्वेद की। तो ऋग्वेद का पहला और 10वां अध्याय परवर्ती काल का माना यानी उत्तर वैदिक काल जाता है। यहाँ पे ऋग्वेद की शाखाएं भी हैं, मांडुक्य, दूसरी है वालकल, साकल, अस्वालय। ठीक है, तो केवल साकल ग्रंथ ही उपलब्ध है। हमें कौन सा केवल ग्रंथ मिला है, साकल। ऋग्वेद में 10 मंडल यानी अध्याय हैं, 1028 मंत्र हैं। ऋग्वेद देवताओं की प्रार्थना हेतु मंत्रों का संग्रह है। तो ऋग्वेद में अगर हम बात करें तो गायत्री मंत्र का उल्लेख भी हमें ऋग्वेद से मिलता है। देवताओं की स्तुति के बारे में भी हमें ऋग्वेद से ही पता चलता है। याद रखिएगा ऋग्वेद के ब्राह्मण, इतरेय और कौशिकी हैं। ठीक है, इसका जो 9वां मंडल है वो सोम से संबंधित है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि जो ऋग्वेद का 9वां मंडल है वो किस देवता से संबंधित है, तो वो सोम से संबंधित है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो इसके द्वितीय से सप्तम अध्याय के मंत्र अधिकांशतः ऋषियों के एक ही परिवार द्वारा रचे गए हैं। इनके 3 मंत्रों की रचना त्रिशदस्यु, अजमीर एवं पुरुमीर ने की थी। तो याद रखिएगा जो 3 मंत्र की रचना की है वो त्रिशदस्यु, अजमीर, पुरुमीर ने की है। ठीक है, इतरेय ब्राह्मण का अगर दूसरा नाम पूछा जाएगा तो वो क्या है, पंचिका है। और अगर हम बात करेंगे ऋग्वेद के उपनिषद इतरेय और कौशिकी हैं, ऋग्वेद के आरण्यक इतरेय और कौशिकी हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पे ऋग्वेद के बारे में और भी
तो ऋग्वेद न केवल भारतीय आर्यों की बल्कि समस्त आर्य जाति की प्राचीनतम रचना है और विद्वानों के अनुसार इसकी रचना आर्यों ने पंजाब में की है। तो ये विद्वानों का मानना है कि जो ऋग्वेद की रचना है वो आर्यों ने पंजाब में की थी। ठीक है। और 4 वेदों में सर्वाधिक प्राचीन वेद, जैसे मैंने आपको बताया, सबसे प्राचीन वेद माना जाता है ऋग्वेद को, जिसमें 10 मंडल हैं, 8 अष्टक हैं, 10,600 मंत्र हैं, 1028 सूक्त हैं। तो ऋग्वेद की जो रचना का समानता 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच माना जाता है। और यहाँ पे हमने बात की थी कि ऋग्वेद का जो दूसरा और 7वां मंडल है वह सर्वाधिक प्राचीन और पहला और 10वां मंडल सबसे बाद का है। तो याद रखिएगा, दूसरा और 7वां सबसे पुराना है और पहला और जो 10वां है वो सबसे बाद का है। ठीक है। और 9वें मंडल की बात करेंगे तो 9वें मंडल में सोम मंडल की बात की गई है। 5 शाखाएं हैं, साकल, आस्वालन, मांडुक, संखायन और वास्कल, जो मैंने अभी बात किया। तो 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में सर्वप्रथम वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के किस मंडल में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है, तो 10वें मंडल में। ठीक है। यहाँ पे प्रसिद्ध गायत्री मंत्र यानी सावित्र का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये पूछा जाता है गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। अब बात करते हैं सामवेद की। सामवेद मतलब संगीत से संबंधित है आपका। ठीक है। जहाँ सारे गामा पाधानी स्वरों का उल्लेख है। अगर हम सामवेद की बात करें तो आरण्यक, जैमिनी और छांदोग्य। तो ब्राह्मण अगर हम बात करें तो ब्राह्मण में आएगा जैमिनी, छांदोग्य, षड्विश और पंचविश। उपनिषद की बात करें तो छांदोग्य उपनिषद, केनो उपनिषद। ठीक है। सामवेद की पाठ की अगर हम बात करें तो कौथुम संहिता, रामायणी संहिता और जैमिनी संहिता। ये थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेट लग रहा होगा कि मैम ये क्या है, ऐसे अगर हम पढ़ेंगे तो पढ़ते पढ़ते हम थक जाएंगे, लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, इसके बाद फिर हम क्वेश्चन भी करेंगे जिससे थोड़ा सा आपको क्लैरिटी हो जाएगी चीज़ों को। एंड अगर हम बात करें थोड़ा सा तो ये डिफिकल्ट होगा पढ़ने में, लेकिन अगर आप आराम आराम से पढ़ेंगे तो आराम से पढ़ पाएंगे। तो एक ही बार में मैं सारी चीज़ें नहीं बताऊंगी जिससे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, थोड़ा थोड़ा पार्ट वाइज हम करेंगे ताकि हमें ज़्यादा समस्या न हो। तो इसमें ऋग्वेद के ही अधिकांश मंत्रों के संगीतबद्ध किया गया है। ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही इन सबसे तो क्वेश्चन नहीं पूछता है, फिलहाल थोड़ा बहुत संगीत से क्वेश्चन पूछते हैं। अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, देखो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए था आपका ऋग्वेद। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट वही है। यजुर्वेद की बात करें तो 2 शाखाएं हैं, कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद। अगर हम बात करें कृष्ण यजुर्वेद की तो तैत्तिरीय ब्राह्मण और शुक्ल यजुर्वेद की तो शतपथ ब्राह्मण। ठीक है। आरण्यक की बात करेंगे तो बृहदारण्य, मैत्रायणी और तैत्तिरीयाण। ठीक है। और उपनिषद की बात करेंगे तो तैत्तिरीय उपनिषद, कंठोपनिषद, श्वेतास्तर उपनिषद और मैत्रायणी उपनिषद, ये 2 हैं। ठीक है। और अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट कहूँ तो यजुर्वेद में यज्ञ कर्मकांड की चर्चा है और इसे पद और गद्य दोनों में लिखा गया है। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, ये तो इम्पोर्टेंट है। तो यजुर्वेद में याद रखेगा, यजुर्वेद में यज्ञ वगैरह, स्तुति मंत्रों वगैरह का इनका उल्लेख हमें मिलता है। और अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो यजुर्वेद है वो पद एवं गद्य दोनों में लिखा गया है। तो इससे क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो ये याद रखेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें और जानने लायक है। वो क्या है आपका, वो थोड़ा सा देख लीजिएगा कि जो यजुर्वेद है उनके संहिताओं के रचयिता वजस्नेयी के जो पुत्र हैं याज्ञवल्क्य के हैं, इसलिए इसे वजस्नेयी संहिता भी कहा जाता है। इसमें केवल मंत्रों का समावेश है, तो ये इंपॉर्टेंट है, बस इसको याद रखे लीजिएगा। देखो अथर्ववेद की बात करेंगे तो गोपथ ब्राह्मण। ठीक है, इसका कोई अरण्यक नहीं है। उपनिषद की अगर हम बात करें, अथर्ववेद मतलब जहाँ जादू टोना इन सब के बारे में थोड़ा सा चीजें हैं। ठीक है। कंठोपनिषद है, प्रश्न उपनिषद है और मांडुक्य उपनिषद है। ठीक है। अगर हम बात करेंगे तो इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, ब्रह्मदेव है। और इनका अगर हम बात करें तो तंत्र मंत्र का संकलन है आमतौर पर, तो ये चीज याद रखेगा। बाकी अगर हम बात करें तो अथर्ववेद में परीक्षित को कुरुआओं का राजा कहा गया है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। और अथर्वा ऋषि को अथर्ववेद का दृष्टा माना जाता है। किसको, जो अथर्वा ऋषि हैं इनको अथर्ववेद का दृष्टा माना जाता है। और अथर्ववेद के अतिरिक्त पूर्व 3 वेदों को वेदत्रयी कहा जाता है। तो वेदत्रयी जैसे मान लो आप अथर्ववेद को छोड़ दो तो कौन कौन से वेद है, एक तो ऋग्वेद हो गया,
आपका एक सामवेद हो गया और आपका एक हो गया यजुर्वेद। तो ये 3 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद। उनको क्या कहा जाता है? वेदत्रयी कहा जाता है। तो अथर्ववेद उसमें सम्मिलित नहीं है, याद रखिएगा। तो वेदत्रयी से कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि वेदत्रयी किसे कहा जाता है। ठीक है। और एक क्वेश्चन जो अथर्ववेद से पूछा जा सकता है कि अथर्ववेद में कई महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है। तो अथर्ववेद में कई महाजनपदों का उल्लेख प्राप्त होता है, ये चीज भी याद रखिएगा। तो यहाँ तक जो हमने चीजें देखी हैं वो काफी इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूंगी यहाँ, अगर हम सारी चीजें अभी पढ़ लेंगे तो फिर एक बार में आपको थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा डिफिकल्ट है, तो इसको कई पार्टों में डिवाइड करके पढ़ेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी वो हम स्टार्ट करेंगे ब्राह्मण ग्रंथ से। तो अगर ब्राह्मण ग्रंथ से स्टार्ट करेंगे फिर धीरे धीरे पढ़ेंगे, तो एक साथ काफ़ी चीज़ें नहीं हैं। और इसके साथ साथ मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी लाऊंगी। तो हम एनसीईआरटी भी करेंगे और एनसीईआरटी के साथ हम क्या करेंगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। तो ये साथ साथ क्रम चलता रहेगा। बाकी फर्स्ट पेपर की अगर मैं बात करूंगी तो पेडागोजी वगैरह के और ईवीएस वगैरह ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो यहाँ मैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ें कंप्लीट करवा दूंगी। देन अगर हम बात करेंगे तो थ्योरी जो हम कर ही रहे थे, थ्योरी हम जैसे ही फॉर्म आ जाएगा सीटेट का वैसे ही हम थ्योरी फिर से ही स्टार्ट कर देंगे। तो उसके बाद अभी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब से पेपर स्टार्ट नहीं हो रहा उससे पहले सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि पिछले प्रश्नों को हम देखें, उसके बाद उसके अनुसार हम तैयारी करेंगे तो हमारी तैयारी और बेहतर होगी। तो इसी क्रम में अगर हम बात करें, देखो इसको बहुत हल्के में मत लीजिएगा कि एनसीईआरटी है हम पढ़ लेंगे किसी तरह से। एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ लिया तो आपको वो हर जगह काम आएगी। ये केवल मैं सीटेट की बात नहीं कर रही हूँ, आप जहाँ पे भी हिस्ट्री से संबंधित चीज़ें करेंगे वहाँ अगर आपने एनसीईआरटी करी, एक तो ईवीएस आपका पेपर फर्स्ट, एंड अगर हम बात करें जो पेपर सेकेंड में आपका सोशल साइंस है, तो इनसे जो चीज़ें आती हैं वो एनसीईआरटी से आती हैं। अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ ली तो आपका आराम से क्वालिफाई हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, है ना। कि सबसे ज्यादा वेटेज आपका सामाजिक अध्ययन का ही है, तो इसको क्यों इग्नोर करना। और बाकी अगर मैं बात करूंगी तो इसकी जो भी पीडीएफ वगैरह होगी वो मैं आपको जो टेलीग्राम चैनल है हमारा सीटेट का उसमें मैं दे दूंगी। तो वहां से आप इसके जो भी पीडीएफ है और जो क्लासेस के जो पीडीएफ होते हैं, यानी जो हम पढ़ते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टॉपिक्स वाइज, वो सब आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। तो उसको ज़रूर ज्वाइन करिएगा, वहां से आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, एंड कमेंट में अपने फीडबैक ज़रूर दें आपको आज की क्लास कैसी लगी है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने माता पिता का ख्याल रखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, बाय बाय।